अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की अनथक मेहनत जारी है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया के टूर पे गए हुए हैं और ईरानियों के साथ हमारे चीफ आर्मी स्टाफ पहुँचे हुए हैं। ये बहुत शानदार टर्न ऑफ इवेंट्स है। लेकिन अगेन बार बार एक डूम एंड ग्लूम की वजह से नहीं, एक एक्चुअल रियलिटी को या रियलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक जो ऑन ग्राउंड है, जो रेट्रिक से हट के है, रिपोर्टिंग से हट के है, चिकन चाउमीन और बीफ चिली ड्राई इस्लामाबाद की शानदार थी, उससे हट के पाकिस्तान का ग्रेट रोल नॉट विद स्टैंडिंग। हकीकत ये दोस्तों के पीटर हेग्सेथ ने अभी जो एड्रेसल किया है वाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उसने वॉर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को, और जो आर्मी का अटैची ब्रैड कूपर साथ आया था ईरान के अंदर, यानी ओनली टेक्निकली केपेबल पर्सन जो वहाँ पे था, ना विटकॉफ, ना जेडी वैंस, ना और स्पेशली आई थिंक दामाद जी जेरड कुशनर तो बिल्कुल काबिल आदमी नहीं है। ये तीन आदमियों के अंदर से चौथा आदमी जो था वो काबिल था, जो इसका एक्चुअल कोई रोल था टेक्निकल कैपेसिटी के अंदर, वो ब्रैड कूपर था। उन दोनों ने आज पीटर हेग्सेथ और ब्रैड कूपर ने एक दूसरे के हमरा ये तकरीर की। आप थोड़ा सा उसकी झलक सुन लें यहाँ पे। The world watched, and so did you, as the U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. At the direction of President Trump, the War Department will ensure that Iran never has a nuclear weapon. Never. We'd prefer to do it the nice way, through a deal led by our great Vice President and negotiating team, or we can do it the hard way. अभी लंबी 30-40 मिनट की ये प्रेस ब्रीफिंग थी, लेकिन इसके अंदर मैं लुब्बे लबाब आपको 2-3 मोटे मोटे पॉइंट बताता हूँ। नंबर एक, इसराइल या कोई और मुल्क हमारे पे कुछ थोप नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अपने आप में ये फैसले कर रहे हैं। नंबर दो, अमेरिका की फ़ौज सबसे ज़्यादा डायनेमिक फ़ौज है और हमने इस पीस टाइम के अंदर, सीज़ फायर के अंदर यही किया कि हमें अपने अपनी आर्टिलरीज, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, हर चीज़ को रीड्रॉ किया, चेंज किया, ताकि हम अगला बड़ा वार कर सकें ईरान के ऊपर। ईरान के अंदर एक नई रजीम आ गई है, अल्लाह आलम है कौन है वो, रजीम चेंज की लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डोमेस्टिक कवर चाहिए। और वो नई रजीम जो है वो ध्यान करे, वो बड़ा अकल से अपना काम ले, क्योंकि हम न्यूक्लियर ऑप्शन को अमन से ख़त्म कर सकते हैं या उस तरीके से जो सख्ती का तरीका है, यानी हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। दिस कपल्ड विद, इस वीडियो की आपने कुछ स्निपेट्स भी देख ली होंगी, इसकी कपलिंग विद द फैक्ट के 50,000 से ज़ायद उन्होंने गल्फ के अंदर फौजी अपने मूव कर लिए अमेरिका ने। नंबर दो, उन्होंने अपना HW बुश, हर्बर्ट वॉकर बुश, जो कैरियर गनशिप है, जो तीसरी अब गनशिप बन गई आके पर्शियन गल्फ में, अब्राहम लिंकन और उसके हमरा जेरल्ड फोर्ड के हमरा ला के खड़ी की है। और वो कहाँ से लाए हैं? वो सीधे रास्ते से नहीं लेके आए, वो उसको पूरे अफ्रीका के इर्द गिर्द घुमा के लाए हैं, साउथ अफ्रीका की दुम से। क्यों? उनको खौफ है कि बाबल मंदब के अंदर हूथी हमला कर देंगे। क्यों हमला कर देंगे? अमन कायम हुआ हुआ है, इस अमन की हालत में क्यों हमला कर देंगे हूथी? क्यों? क्योंकि जंग की सूरत हाल अभी बाकी है, क्योंकि अमेरिका की बदनीयती तमाम एक्टर्स को, उसे पूरी तरह वाकफियत है, तमाम एक्टर्स को रीजन में पता है कि अमेरिका ने अभी दोबारा शरारत करनी है अपने दोस्त इसराइल के हमरा। इस बात को कंप्लीटली आप मद्देनज़र रखते हुए जब उस पूरी पिक्चर को देखते हैं, ईरान की पावर प्रोजेक्शन को आप समझें। ईरान इसेंशली एक शॉट फायर किए बगैर बाबल मंदब और हूथीज़ के थ्रेट को इस तरह इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है कि अमेरिका को पूरी अपनी गनशिप ऊपर से अफ्रीका के घुमा के लानी पड़ती है। ये पावर प्रोजेक्शन 1 साल से ज़ायद हॉर्मूज़ के तेल का भत्ता, पूरा खर्चा हर बैरल ऑफ ऑयल के ऊपर, हर बैरल ऑफ ऑयल पे 2-2, 10-10, 20-20 डॉलर। आपको लगता है ये पावर प्रोजेक्शन, ये बैरल ऑफ ऑयल के खर्चे और न्यूक्लियर वेपन्स की डेफिनेट डेवलपमेंट, यानी ये आप चंद ट्रिलियन डॉलर की GDP कंट्रोल देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे ईरान का, ये अमेरिका बर्दाश्त करेगा? अंडर व्हाट ऑस्पिसेस और सर्कमस्टांसेस अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? या इसराइल इसको बर्दाश्त करेगा? या UAE बर्दाश्त करने की एक्टिंग करेगा? या इंडिया बर्दाश्त करेगा? तो ये बड़े एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं रीजन के अंदर, ये छोटे नहीं हैं, इनमें से कोई भी कमतर नहीं है, सब खेलने आए हैं, ये दुनिया का खेल है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बताएं, क्या ईरान विलिंगली ग्लोबल पावर को, जो तारीख़ बनी आदम में किसी बड़ी कौम ने नहीं किया, कामयाब कौम ने नहीं किया, कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को छोड़ देगा? क्या वो बाबल मंदब और हॉर्मुज़ के कंट्रोल को छोड़ देगा? क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को रिड्यूस कर देगा? या हिजबुल्ला और ये जमातों का और मज़ाहमतकारों का वो सपोर्ट करना बंद कर देगा? नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर। नन ऑफ दीज थिंग्स आर, उसके लिए वो मुमकिन है। उसे हर एक चीज़ चाहिए अपनी, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, अदरवाइज प्रॉस्पेरिटी फॉर नन।
और इसमें मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये हैं जनाब, ये आप सामने ट्वीट देख लें। ये हैं जनाब आपके सैयद मोहम्मद मरांदी साहब, वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली एक तर्जुमान है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वेस्टर्न एकेडमिक हैं। इनके वालिद डॉक्टर थे, बहुत करीब हैं आयतुल्लाह के, ख़ामेनी के पर्टिकुलरली फैमिली के, उनके पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। ये साहिब जो हैं ये अब टीवी पे आके ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे आके कह रहे हैं सॉरी कि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है इसराइल और अमेरिका की वजह से कि वो तमाम गल्फ़ के अंदर टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन कर दे, कि उससे जो रिजल्टिंग इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा वो हमारी गलती नहीं है, हाँ पूरे खित्ते में तापकारी और आग और तपिश फैल जाएगी और हम टोटली बर्बाद कर देंगे ग्लोबल इकोनॉमी को। वो ये क्यों कह रहे हैं इस्लामाबाद से विज़िट करके? उन्होंने खाया, यकीनन उन्होंने खाया होगा चाउमीन और बीफ चिली ड्राई भी खाया होगा यकीनन उन्होंने, और शीरे वाले उन्होंने गुलाब जामुन भी खाए होंगे और दही भल्ले भी खाए होंगे यकीनन, चना पापड़ी चाट भी चखी होगी थोड़ी बहुत, दांतों में भी लगी होगी पापड़ी। उन्होंने कहा हो ये क्या है ठीक है, देन व्हाई आर दे टॉकिंग लाइक दिस? जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। इट द रीज़न इज़ दिस वॉर इज़ नॉट स्टॉपिंग। ये कोई बदनीयती पे नहीं है, ये कोई पीटीआई नून लीग नहीं है, दिस इज़ नॉट दिस वर्सेस दैट, ये इंडिया की साजिश नहीं है, ज्योग्राफी का खेल है, तारीख का खेल है, डेमोग्राफिक्स का खेल है। ये चीज़ें हमारे हाथों से बाहर हैं। पाकिस्तान की जो इम्प्रेसिव चीज़ है, जिस चीज़ में मैं बहुत खुश हुआ और रेयर मैं इतना खुश हुआ इस हुकूमत से या किसी भी प्रीवियस हुकूमत से या मैनेजमेंट से, स्पीड, ये बहुत स्पीड से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मई के टाइम से आप देख रहे हैं पाकिस्तान इटरेटिवली बहुत स्पीड से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। अपनी पॉस्चरिंग के अंदर एक लेथार्जी आ चुकी हुई थी वॉर ऑन टेरर के बाद, कि अमेरिका कहता था डू मोर, हम कहते थे यस सर, कितनी ऊंची जंप लगानी है, ऐसे करके। अमेरिका कहता था चांद तक सीढ़ी बनाओ, हम कहते थे सर जाने वाली या आने वाली भी बनानी है। वो लेथार्जी 20-25 साल की, वो किसी एक मैनेजमेंट की गलती नहीं है सिवाय मुशर्रफ के, वो फाकी में उसका प्रोजेनेटर है, लेकिन सक्सेसिव मैनेजमेंट्स जो हैं वो कैदी होती हैं। यानी मैंने एक एनालिसिस देखना शुरू किया कि बाजवा साहब जो हैं वो बड़े फ्रॉड थे और बाजवा साहब नहीं है, या इमरान खान साहब नहीं है नहीं, ऐसे नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ एनी ऑफ दिस वर्क्स। ऑब्वियसली इंडिविजुअल पॉलिसी मेकिंग और इंडिविजुअल प्लानिंग एक बंदे की, वो एक आप कह लें 1-2 कदम आगे ज़रूर ले जाती है, बट हालात, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिक्टेट करती हैं आपकी कैपेबिलिटी। और दोज हु डेयर विन, वाकई में इसमें कहना चाहेंगे कि ये वाली जो एडमिन आई है इसने डेयरिंग दिखाई है कुछ चीज़ों के अंदर। अब अगेन इसके अंदर ये असेस करना बाकी है कि इनकी ब्लो बैक क्या होगा। एक डोमेस्टिक ब्लो बैक तो आपने देख लिया कि वो जो हमारा फैक्टर हमारे हाथों से बाहर है, कि ईरान की वजह से गैस और ऑयल, ईरान की लड़ाई की वजह से गैस और ऑयल की सप्लाई की किल्लत है और हम एक ऑयल स्टाफ्ड गैस स्टाफ्ड कंट्री हैं। ओके, बात दुरुस्त हो गई, लेकिन इससे पिछले 30-40 साल के अंदर हमारी एनर्जी पॉलिसी कौन बना रहा था? क्या ये कंटिजेंसी किसी की मद्देनज़र नहीं थी? क्या जब IPPs का मैं कहता हूँ नंगा नाच नाचा जा रहा था, कि जिसमें मज़े और मौजें और लूट मचाई जा रही थी, क्या ये तसव्वुर नहीं था कि यार यहाँ पे कभी कोयला, गैस, ये जिनसे चीज़ें हम तेल बिजली बनाते हैं इनमें कमी आ सकती है? अभी आप देख लें मिसाल के तौर पे, जो आप 12-12 घंटे बिजली लोड शेडिंग देख रहे हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी कमी आ गई, क्योंकि बारिशें आई हैं तो सूबों ने वो पानी नहीं डिमांड किया, डैम्स वाला पानी के वो फिलअप करें उनको प्लांट्स को, क्योंकि वो जी सैलाब आ जाएगा। तो सबकी आजकल सैलाब से भी बहुत हुई हुई है साहब। हर सूबे में सियासतदान को डर लगता है कि सैलाब आ गया तो मैं गया, वो विजुअल्स लग जाएंगे और फिर हमारे हर पार्टी में कोई ना कोई नेपो बेबी होता है, तो हमारी पार्टी का नेपो बेबी आके कह देगा कि ज़्यादा पानी होती है तो ज़्यादा बारिश आती है। हर पार्टी में इस तरह का कोई ना कोई रखा हुआ है जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती। तो एवरीवन इज़ अफ्रेड ऑफ
फ्लड्स, वेरी मच सो। पंजाब, सिंध, खैबर, सारे कहते हैं फ्लड ना आ जाए, कहीं हमें खुदा ना खास्ता कहीं पेशी ना करनी पड़े, जवाबदेही ना करनी पड़े। वो एक पीपल्स पार्टी की खातून है, वो उठ के कहती हैं, सारी उम्र रिजर्व सीटों में बैठी हैं, कि पेरिस में रहने वाला हो या कराची में रहने वाला हो, एक बराबर है। तो हम यही कह सकते हैं कि पेरिस वाले फिर हमारे से शहर अदली बदली कर लें, कराची को उनको दे दें और पेरिस हमें दे दें, जो हालात बनाए हैं पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये बात नहीं थी मौक़िफ़ आज का। ये बात याद की है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो ईज़िली रिजॉल्वेबल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने कोई स्ट्रक्चरल एफर्ट नहीं किया इसको रिजॉल्व करने के अंदर। जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर साहब हैं वो वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं, ये नून लीग की काफ़ी मेहनत है कि हम इस नहज पे आए हैं कि आज इतनी भी लोड शेडिंग हो रही है, वरना तो बिजली ही ना होती है हमारे पास। हर बंदा फायर फाइटिंग और डिफेंस खेल रहा होता है अपनी सियासी पार्टी का। एक तो ये जमहूरियत का फेलियर है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का फेलियर है, क्योंकि बंदा ओनरशिप नहीं लेना चाह रहा कि पाकिस्तान के अंदर 12-12 घंटे के बिजली क्राइसिस क्यों है। तो एक तो ये डोमेस्टिक किल्ली बहुत विकेट हमारी कमज़ोर है, नंबर 1। नंबर 2, अवाम के अंदर मकबूलियत अभी भी नहीं डल चुकी इस हुकूमत की, इस पर्टिकुलर इटरेशन की। तो ये एक कांस्टेंट बैटल है कि आप फॉरेन पॉलिसी विन ले रहे हैं, डोमेस्टिकली आप लूज़ कर रहे हैं। डोमेस्टिकली आपके यहाँ बरी इमाम, 300 से ज़ायद बच्चों को एड्स हो जाना वो गवर्नमेंट ओवरसाइट की वजह से। कहाँ है शहबाज स्पीड, कहाँ है मरियम स्पीड, मरियम डबल स्पीड, अब तो मैं कहूँगा वो तो उनसे भी बढ़ के आगे। कराची की जो सूरत हाल है, कॉन्स्टेंटली फ्लडिंग होती है, मैं इन चीज़ों को कंपाइल नहीं करना चाह रहा, बैक टू बैक नहीं दिखाना चाह रहा कि कोई नेगेटिव में उसके मकसद के तहत नहीं। बट पॉइंट मेरा ये है कि एक डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारी स्टेट एक वॉर लूज़ कर रही है। तो ये फॉरेन पॉलिसी विन्स अगर एक बड़े फॉरेन पॉलिसी विन के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर वो डोमेस्टिकली भी विन नहीं कन्वर्ट होएगा। और सिनेरियो जो हमारे सामने है, एक नंबर 1 सबसे बढ़ के है कि ईरान फातेह हो जाए, वो रीजनल हेजेमॉन बन जाए, न्यूक्लियर पावर भी डेवलप कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी वो बंद करके बैठ जाए और वो करोड़ों अरबों डॉलर कमाए और साथ हमें तोहफ़तन ना आने जाते हुए पॉकेट मनी दे जाए और तेल और गैस दे जाए। एक तो ये आउटकम है। तो ये तो आपके मुंह में घी शक्कर और मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे यही हो जाए। लेकिन हकीकत ये दोस्तों कि ये मुझे नहीं नज़र आता मुमकिन। पॉसिबल है, पावर प्रोजेक्शन ईरान इस तरह की कर रहा है, बट अगर पाकिस्तान ये अचीव कर ले एज वन ऑफ द एलाइज ऑफ ईरान, तो मैं तो कहता फिर तो अगले 100 साल ईद है, अगले 25 साल नहीं, फिर तो 100 साल ईद है। फिर तो साल में 8-8 10-10 बार ईद आनी चाहिए। फिर तो ईद पे हमें हाथी ज़िबा करने चाहिए। मतलब हालांकि हाथी नहीं होता, मतलब आप मेरी लतीफ़तन समझ गई मेरी बात। आप ये झिझक है मेरे अंदर, आप कह लें सिनिसिज्म है या मैं रियलिज्म है कि मैं हालात हाज़रा का एनालिसिस करके ये है, और बड़ों का एनालिसिस देख के, रॉबर्ट सी पेप साहब का, मीर शाइमर साहब का, बड़े प्रोफेसर्स, बड़े साफ़ियों का देख के, मेरी अकल थोड़ी है, बट वो देख के मैं कह रहा हूँ कि और हमें भी सेकेंडरी टर्शरी रिपोर्टिंग मिलती है। हम कौन सा कोई प्राइमरी ऑन ग्राउंड मिलिट्री मूवमेंट की कोई सोर्सेज या कोई हम कोई सेंटकॉम या कोई अंदर कोई पिंडी या कोई वाशिंगटन से खबर लेके आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल एक तरफ है, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हकीकत ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो थर्ड स्टेज है एस्केलेशन ट्रैप का, उसमें अमेरिका एंटर कर चुका हुआ है। अभी एक आधा लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन उन्होंने अटैम्प्ट किया था पायलट रेस्क्यू के लिए, जो एक्चुअली वो इनरिच यूरेनियम निकालना चाह रहे थे। अब मेरा ख्याल है वो बड़े पैमाने के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशंस करेगा और वो बड़ी तादाद में अपने सिपाही फ़ौजी कत्ल करवाएगा। जब वो कत्ल होंगे तो अमेरिका के अंदर जो बेस है उसको इश्तियाल मिलेगा, और इतना इश्तियाल मिल जाएगा कि वो 6 महीने ना लड़ाई की तपिश के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी 20-30% लोग। और जब वो तब लड़ाई की तपिश के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो 6 महीने नवंबर, जो मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी इस वक्त पोल्स में बिल्कुल डिफीटेड है, उसकी एक बेस है जो कहते हैं वाइट नो कॉलेज यंग मैन, यानी कॉलेज नहीं गया हुआ, मजदूरी करने वाला वाइट गरीब मिडिल क्लास यंग मैन। वो 42% उनमें से टोटल आबादी इसको वोट देती थी, अभी वो -2% पे आ चुकी हुई है। इन 6 से 7 महीने में नवंबर तक उनकी काया पलटने के लिए, माशी तो कमज़ोरी वो देख सकते हैं, बर्दाश्त फिर भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें कोई विन चाहिए, उन्हें कोई परेड चाहिए, उन्हें कोई ओ शानदार हमने ईरान फतह कर लिया। और ईरान के साथ साथ एक कंटिजेंसी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन्होंने तैयार किया है, ये अल्लाह भला करे आपका, वो है क्यूबा की। क्यों, आपने देखा होगा कि लेवरॉव ने, जो रूस के एफएम है, उन्होंने कहा कि हम क्यूबा को तेल प्रोवाइड करेंगे इस ब्लॉकेड में, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जैसे कि हमने साथ दिया था बशार अल असद का। आपको पता ही है कि बशार अल असद आज तक जो है वो कायम है, बल्कि सीरिया के टेरिटरी फैल चुकी हुई, थोड़ा सा इसराइल भी कब्जा कर लिया उन्होंने। कुछ भी नहीं होता यार, ये रशा खेलता है और छोड़ देता है बीच मैदान में। तो ये क्यूबा के साथ भी ये मामला हो रहा है। उसने कहा कि हम 7 लाख डिस्पैच किए उन्होंने टैंकर, 7 लाख क्रूड ऑयल और ह्यूमैनिटेरियन, यानी बैरल क्रूड ऑयल के और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ। यकीनन ये तेल
और ह्यूमैनिटेरियन एड तो पहुंच जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वो इसको बराह रास्त हिट नहीं करना चाहेगा अमेरिका, बिकॉज वरना दे वुड बी एट वॉर विद रशिया, और वो भी इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन हकीकत ये है कि क्यूबा और आने वाले दिनों में कुछ और जो बड़े मिनरल ऑयल और गैस मुख्तलिफ मुल्क हैं, रिच मुल्क हैं इस एरिया के अंदर, लैटिन अमेरिका की बेल्ट के अंदर, ये अमेरिका फतह करेगा। बड़े टेक्टिकल ऑपरेशंस, हमने प्रेसिडेंट उड़ा दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर उड़ा दिया, ऐसे ऐसे करके अटैम्प्ट करेगा एटलीस्ट ये सारी चीज़ें। मैं नहीं कहता वो कामयाब होगा, अल्लाह करे ना कामयाब हो, अटैम्प्ट जरूर करेगा। और इसी ज़मन में ईरान भी है अधूरा, वो इलेक्शन से पहले ईरान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 6 महीने में ईरान इतना इनसफरेबल होगा अमेरिका के लिए। पूरे इंटरनेट पे बिलियंस ऑफ लोगों के सामने सेलिब्रेशंस हो रही होंगी, यूरोप में अमेरिका में जश्न होंगे, जो लोग एंटी एम्पायर हैं, क्रिटिकल हैं अमेरिकन एम्पायर के। अपोजिशन पार्टियां ट्रंप की धज्जियां बखेर देंगी। अभी तक जो नेतन्याहू ने डैमेज कर दिया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद फैसला ही नहीं कर पाता, वही चीज़ जिसकी बुनियाद पे अमेरिकन ने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम तंग आ गए लॉबियों से हमारी जान छुड़ाओ, तो पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज नी डीप लॉबियों के अंदर। वो तो ऑपरेट ही स्वैम्प के अंदर करता है लॉबियों की। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है बहनों, भाइयों, तो दोस्तों, ये लड़ाई जो है मुझे लगता है कि ये इसमें से निकला नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। क्या पाकिस्तान ने कोई तदबीर और तैयारी की है, वो असल सवाल है। गैस एंड ऑयल के अंदर शॉर्टेज आपके सामने आ गई, हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी कि हमने अब तक फास्ट मूव कोई नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में जहाँ स्पीड दिखाई है, डोमेस्टिक पॉलिसी वैसे ही मिठे चौल खाओ सो जाओ, लथार्जी वाला एटीट्यूड है। क्यों? सिविल ब्यूरोक्रेसी वही है, सियासी क्लास वही है, इंटेलिजेंसिया क्लास वही है, दानश्वर वही है, साफ़ी वही है, वही चले आ रहे हैं मुशर्रफ के दौर से शहज़ेब खानज़ादा और वो सारे लोग, और नाम नहीं लेता, कुछ लोग हमारे दोस्त भी हैं, और वही चले जा रहे हैं दानिश्वर, वो नाम नहीं लेता, सारों के कुछ दोस्त भी हैं, वही वो बातें करी जा रहे हैं, वही पेपर लिख रहे हैं, वही अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, साथ साथ बैठा हुआ ना, वरना मैं नाम ले भी लेता। वो सारी वही गुफ्तगू हो रही है और रिज़ल्ट बार बार वही रेपिटेशन पे आ रहा है। तो सवाल बनता है, ये वही वो जो बात होती है, पता नहीं मशहूर किसी का कॉल है, गालिबन आइंस्टाइन का ही है, कि बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करना और आउटकम डिफरेंट एक्सपेक्ट करना पागलपन है। आपने डिफरेंट प्रोसेस इख्तियार किया फॉरेन पॉलिसी में, आपको विन्स मिलना शुरू होगी। तो ज़रा डोमेस्टिक की तरफ नज़र करम फरमा दें। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे लगते हैं हमें बाहर जाते हुए, कोई इसमें शक नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चीफ साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं काम करते हुए। इस तरफ ज़्यादा कोई नज़र करम फरमाया जाए अवाम के ऊपर। वी हैव टू डिसेंट्रलाइज द प्रोविंसेस, वी हैव टू, देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। मैं मेरे मोहल्ले का इंचार्ज हूँगा तो फिर मैं मानूंगा, सिंपल एज दैट। मोहल्ले के अंदर 1500 से ज़्यादा बंदा नहीं होना चाहिए। आप सिटी स्टेट्स बना दें, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज निज़ाम यहाँ बना दें, तब जाकर ये मुल्क चलेगा। 250 मिलियन बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। एक मरीम नवाज़, ये मरीम नवाज़ के लिए इज़ नो सिन ऑन मरीम नवाज़, ये कोई किसी अफरीदी की गलती नहीं है, सुहेल अफरीदी की, ये किसी इवन बुजदार की भी गलती नहीं। हालांकि बुजदार नाकाबिले माफ़ी मुजरिम है मेरे नज़दीक, उनको तो जो सज़ाएँ मिलनी चाहिए मैं बयान नहीं करता पीका की वजह से, बट ये किसी फ़र्द की भी गलती नहीं है। एक बंदा नहीं इतना बड़ा सूबा चला सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और वो जो लालच है, जो ख्वाहिश है हमारे सियासतदानों के पेटों के अंदर, जो उमंग है, जो दिलों में उनकी हमने जिन पाला हुआ है कि मैं बड़े से बड़े एरिया के ऊपर मैं हाकिम हूँ, ये हमें ख़त्म करना है। नई नस्ल को सामने आने दें, नौजवान को सामने आने दें कि डोमेस्टिक अफेयर्स अपने मैनेज करें, डोमेस्टिक अफेयर्स मैनेज करें। ये म्यूनिसिपल, ये सारे छोटे छोटे मसाइल, ये एनर्जी पॉलिसी, ये डिफेंस फॉरेन पॉलिसी दुनिया में डीप स्टेट चलाती है। ये वो जो चीज़ है जो चलाने वाली, जिसमें अड़ फंस अगर हमारी स्टेट काम कर दे तो ये वो चीज़ है। और इस ज़मन में इमरान खान हो, बाकिर हो, शाकिर हो, जितने भी अपोजिशन ग्रुप्स हैं जो कमज़ोर पड़े हुए, उनको छोड़ें, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आएँ और प्लेइंग फील्ड को इतना छोटा महदूद कर दें, यानी उसके अंदर पाशा पाशा करके उसकी तरह कंपार्टमेंटलाइज कर दें, इतना छोटा लेवल पे ले जाएं कि वाकई में इट विल बी अ ट्रू डेमोक्रेटिक बैटल, तब बात बनेगी। ये नहीं कि मतलब वो आपने रिजर्व सीटों में लेडीज़ बिठाई हुई हैं और ये फलाने साहब हैं हमारे बड़े लाडले हैं, ये सिंध से आए हैं, इनको हमने रिजर्व सीट पर बिठा दी, और सेनेटर साहब, और ये हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें ये टेक्नोक्रेट नहीं चाहिए, हमें ये रिजर्व सीट नहीं चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए जो ट्रेंड हों और एज सिटीजन्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। और हमें एक इलेक्टेड बॉडी चाहिए जो हम खुद एहतसाबी उनको सड़क पे पकड़ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वॉक तो कर लेते हैं स्ट्रीट के ऊपर, वो बड़ी क्यूट होती है उनकी, सुबह सुबह जो वॉक करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस सड़क पे वॉक करना वाकई में बड़ा अच्छा लगता होगा और बड़े अच्छे लोग आते होंगे। सारी सड़कों पे, तमाम सड़कों पे ऐसे नहीं है। इस वक्त वो फीवर पिच बिल्ड हो रहा है आवाम के अंदर, जहाँ वो अगले दिन आके कहेंगे कि वो बिजली नहीं होंगी। बहरहाल इन सूरत हाल के अंदर आप अपने और अपनों को ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।